हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल तक्षशिला एजुकेशन में। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज का जो हमारा क्लास है वो वैदिक सभ्यता है, जिसमें हम साहित्यिक स्रोत को कवर करने वाले हैं, जिसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद सभी वेदों को अच्छे से स्टडी करेंगे। ओके, स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे रिलेटेड जो भी वीडियो बनाए जाएंगे स्टडी से रिलेटेड वो सारा नोटिफिकेशन के द्वारा आपके मोबाइल पे चला जाएगा और उसे आप देख पाएंगे। ठीक, इससे पहले पहला वीडियो हमारा आ चुका है जो वैदिक सभ्यता का समान परिचय है। ये दूसरा वीडियो है और इसके बाद 2 वीडियो और आएगा जिसमें उत्तर वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल को अलग अलग एक एक वीडियो में पढ़ाया गया है, तो उसे देखना ना भूलें। चैनल के प्लेलिस्ट में जाएँ और वहाँ से आप एंशिएंट हिस्ट्री से बना हुआ एक प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप उसे पढ़ सकते हैं। तो जैसे कि आज का जो क्लास है हमारा साहित्यिक स्रोत, ठीक, साहित्यिक स्रोत। वैदिक सभ्यता का जो साहित्यिक स्रोत है ये पहला सभ्यता है जिसकी साहित्यिक स्रोत को पढ़ा जा चुका है। ठीक, इससे पहले का जो सभ्यता था जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता और प्रागैतिहासिक काल, तो सिंधु घाटी जो सभ्यता था उसके साहित्यिक स्रोत को पढ़ा नहीं जा सका था, इसीलिए उसे आधे ऐतिहासिक में रखा गया था। और वैदिक सभ्यता के साहित्यिक स्रोत को पढ़ा जा चुका है, इसीलिए उसे ऐतिहासिक में रखा गया है। जब सिंधु घाटी सभ्यता के साहित्यिक स्रोत को पढ़ा जा सकेगा तब वो आ जाएगा वैदिक सभ्यता ऐतिहासिक सभ्यता में, वो आधे से हट के ऐतिहासिक में आ जाएगा। तो साहित्यिक जो स्रोत है ना, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वेद। ठीक, तो वेदों की जो संख्या है वो 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ओके, तो सबसे पहले हम प्राचीन वेद यानी ऋग्वेद का स्टडी करेंगे और ऋग्वेद से आधारित जानकारी पर लिखे गए सभ्यता को ही पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक सभ्यता के रूप में जानते हैं, जबकि उत्तर वैदिक सभ्यता जो है ये अन्य 3 वेदों के आधार पर लिखा गया है। तो ऋग्वैदिक काल के संबंध में कई प्रश्न बनते हैं। ठीक, तो चलिए हम ऋग्वेद को समझते हैं। ठीक, तो सबसे प्राचीन वेद माना जाता है हमारा ऋग्वेद। ओके, और इसके जो उत्खनन करता है ये हैं कृष्णद्वैपायन, वेद व्यास। और जो ऋग्वेद है इसमें 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त यानी मंत्र है। ठीक, 10वें मंडल जो अध्याय से है जिसमें कुल 1028 सूक्त यानी मंत्र हैं। जब ऋग्वेद की रचना हुई थी तो उसमें 2 से 7 तक पहले लिखे गए थे। ठीक, 2 से 7 जो मंडल थे उसको पहले लिखे गए थे और पहला और 10वां मंडल सबसे बाद में जोड़ा गया। प्रथम और जो 10वां मंडल था इसको सबसे बाद में जोड़ा गया और 2 से जो 7 थे ये स्टार्टिंग में ही लिखे जा चुके थे। ठीक, इसमें धर्म से जुड़े कई विचार और मंत्रों का भी वर्णन है। ऋग्वेद में धर्म से जुड़े हुए विचार और मंत्रों का भी वर्णन है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं जिसमें 4 मंडल काफ़ी प्रसिद्ध हैं। ठीक, जैसे तृतीय मंडल जो गायत्री मंत्र से संबंधित है, ठीक, जिसकी रचना विश्वामित्र ने किया। ठीक, जो 7वां मंडल है इसमें आर्यों के और अनार्यों के बीच युद्ध का वर्णन मिलता है। ठीक, इसमें एक सुदास राजा थे, ठीक, और अन्य जो राजा थे उनका वर्णन मिलता है जो पुरेशनी नदी अर्थात रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। तो इस दास राजाओं का युद्ध 7वें मंडल में मिलता है। 9वां मंडल, ठीक, ये सोम देवता को संबोधित है। ठीक, ये जो सोम देवता हैं ये वनस्पति के देवता माने जाते थे, इन्हीं को समर्पित है ये 9वां मंडल। याद रखिएगा कि 9वां मंडल किसको समर्पित है, तो सोम देवता को। इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और इससे क्वेश्चन पूछा जाता भी है। ठीक, और आ भी सकता है। ठीक, अब देखते हैं 10वां मंडल। तो 10वां मंडल जो है सबसे बाद में जुड़ा और पहला मंडल भी सबसे बाद में जुड़ा है। और ये जो 10वां मंडल है ये काफ़ी प्रचलित है और इसी मंडल में पहली बार वर्ण व्यवस्था अर्थात ब्राह्मण और वैश्य से संबंधित विचारधारा उभर कर सामने आई। ओके, तो एक बार हम रिपीट करते हैं। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, इसके संकलनकर्ता कृष्णद्वैपायन और वेद व्यास हैं। ठीक, ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त यानी मंत्र हैं। ठीक, ऋग्वेद का पहला मंडल और 10वां मंडल सबसे नया है जो सबसे लास्ट में जुड़ा है। ऋग्वेद में 4 मंडल ऐसे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला तृतीय मंडल जो गायत्री मंत्र यानी जिसकी रचना विश्वामित्र ने की थी। ठीक, 7वां मंडल जो दशराज युद्ध से संबंधित है और 9वां मंडल जो सोम देवता को समर्पित है और 10वां मंडल जो वर्ण व्यवस्था और ब्राह्मण और वैश्य से संबंधित है। ठीक,
अब देखते हैं सामवेद। सामवेद जो है ये ऋग्वेद के बाद देखने को मिलता है हमें। सामवेद में संगीत वेद कहा जाता है, जिसमें सबसे पहले स्वरों का प्रथम प्रयोग किया गया था, जिसमें 7 सुरों की जो रचनाएं हैं अर्थात 7 सुरों का वर्णन सामवेद में ही मिलता है। यही कारण है कि सामवेद को भारत में संगीत का जनक कहा जाता है। और इसमें कोई विशेष या नई विचारधारा नहीं थी, बल्कि ये ऋग्वेद में से ऐसे मंत्र जिन्हें गाया जा सकता था उन्हीं मंत्रों को सामवेद में रखा गया। इस तरह से सामवेद नवीन वेद नहीं था, बल्कि उन्हें सुरों के आधार पर सूचीबद्ध किया गया जिसमें मंत्रों को गाया जा सके। इसीलिए इसे संगीत का वेद या 7 सुरों का वेद भी कहा जाता है। ठीक, अब आते हैं जो हमारा तीसरा है यजुर्वेद। यजुर्वेद यज्ञ के विधियों का वर्णन है इसमें, जिसे गद और पद का वेद कहा जाता है। ये जो यजुर्वेद है इसमें यज्ञ के विधियों का वर्णन मिलता है। ये पता चलता है कि किस प्रकार से नियम का पालन होना चाहिए। सबसे अंतिम, ठीक, सबसे अंतिम वेद जो चौथा है अथर्ववेद, ठीक, जिसमें जादू, टोना, वशीकरण आदि का वेद जिसको कहा जाता है। इसीलिए जो अथर्ववेद है इसको धार्मिक वेद से अलग सामाजिक वेद के रूप में जाना जाता है, लेकिन इस वेद को ब्रह्मदेव एवं श्रेष्ठ वेद भी कहा जाता है। ठीक, तो इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में और पूछा भी जाता है कि ब्रह्मवेद किस वेद को कहा जाता है, तो अथर्ववेद को। ठीक, इसमें जितने भी पॉइंट दिए हुए हैं ना, ये सारे पॉइंट आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन सब को अच्छे से स्टडी कर लेते हैं, कहीं नोट करके लिख लेते हैं और बार बार इस सब को रिवीजन करेंगे तो ये आपसे इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक, ये सब खत्म होने के बाद हमारे चैनल पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लाया गया है, तो उसे भी आप ज़रूर बनाएं, या फिर कहीं से भी आप इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकते हैं। पहले आप सब्जेक्टिव पढ़ें, फिर ऑब्जेक्टिव, ऐसे पढ़ेंगे आप तो सभी चैप्टर आपको आसानी से याद होते चला जाएगा और समझ में आते चला जाएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक, जिससे नया वीडियो जो भी आएगा आपको नोटिफिकेशन के द्वारा आपके मोबाइल पे चला जाएगा और आप वहाँ से स्टडी कर सकते हैं। तो हम पढ़ रहे थे अथर्ववेद को। ठीक, और ये जो चारों वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इनसे वैदिक सभ्यता से संबंधित साहित्य स्रोत मिले हैं। ओके, तो इन पॉइंट को आप याद रखिएगा अच्छे से। अब हम कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं जो है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट। ठीक, जो 4 वेद हैं उनके उपवेद क्या है, उपनिषद क्या है, और तो ऋग्वेद की उदयता कौन है, तो होत। सामवेद के जो उदयता है उद्गाता, यजुर्वेद के अधवर्यु, अथर्ववेद के ब्रह्मा। ठीक, और ऋग्वेद का उपवेद क्या है, तो आयुर्वेद। सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद। ठीक, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद और अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद। ठीक, इनको याद रखिएगा, उपवेद, उदयता, उपनिषद। तो ऋग्वेद का जो है उपनिषद वो है कौशितकी, ऐत्रेय। ठीक, सामवेद का केन, छांदोग्य। ये आपका सामवेद का उपनिषद था। अब देखते हैं यजुर्वेद के उपनिषद को। तो यजुर्वेद का जो उपनिषद है वो है तैत्तिरीय और मैत्रायणी, ये यजुर्वेद के उपनिषद हैं। ठीक, और अथर्ववेद के जो उपनिषद है वो है मांडुक्य, प्रश्न और मुंडक। ठीक, मांडुक्य, प्रश्न और जो मुंडक है ये अथर्ववेद के क्या है, उपनिषद है। अब इसके हम आरण्यक को देखते हैं। तो ऋग्वेद जो है ना, इसका आरण्यक कौशितकी और ऐत्रेयी ही है। ठीक, सामवेद के आरण्यक कौन है, ठीक, तो जैमिनीय और छांदोग्य। ठीक, जैमिनीय और छांदोग्य जो है ये सामवेद के अरण्यक हैं, और यजुर्वेद के जो अरण्यक हैं ये होंगे तैत्तिरीय और शतपथ। ठीक, लेकिन अथर्ववेद के आरण्यक नहीं है। ठीक, तो ये क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा वो वेद है जिसके आरण्यक हैं ही नहीं, तो वो हो जाएगा अथर्ववेद। ओके, सो इसे आप याद रखिएगा। ये जो चारों वेद है उसके उदयता, उपवेद, उपनिषद और अरण्यक को याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में से क्वेश्चन पूछा जाता है।
आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में, जो है हमारा पूर्व वैदिक काल और उसके बाद उत्तर वैदिक काल। ठीक, तो उसे भी ज़रूर पढ़ें। स्वस्थ रहें, खुश रहें।